हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम द हिंदू की, जो आपको पता ही है, हमारी डेली जो न्यूज़ एनालिसिस हम करते हैं, यानी कि जो यूपीएससी बेसिस पर जो करंट अफेयर्स आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में, तो उसमें जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है उन सबको हम बहुत अच्छे से कवर करते हैं विद PYQ। और मेंस और प्री के दोनों हम क्वेश्चन साथ में लेकर आते हैं। तो आज है 3 अक्टूबर 2025, तो डे है फ्राइडे। तो आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेंगी वो सब इन सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगी, जिसमें ये जो है हमारे मेजर सब्जेक्ट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। पॉलिटी IR, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट और साथ ही में जियोग्राफी भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे कि कल हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था, बिल्कुल क्लास के लास्ट में आपको डेली एक क्वेश्चन मिलता है। उसका क्या करना होता है, आपने आंसर या तो कमेंट सेक्शन में डालना होता है या फिर आपको अगले दिन के जो सेशन होता है द हिंदू का, उसमें उसका आंसर मिल जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन था कल का, क्वेश्चन ऑफ द डे, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब और किसके खिलाफ शुरू किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है 1917 में शुरू किया था। नील की खेती करने वाले ब्रिटिश बागान मालिकों के खिलाफ किया गया था। तो आज का हमारा आज का सेशन शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है, हमारी जो फर्स्ट न्यूज़ है कि प्राइवेट प्रोजेक्ट प्लान्स यानी कि PPP जो मॉडल है एक, इन फर्स्ट हाफ ऑफ फिस्कल एट 15 ईयर्स हाई, यानी कि जो इंडियन फर्म्स हैं वो उन्होंने 94% किया है, यानी कि अनाउंस कर दिया एक सेक्टर को, यानी कि 9.95 लाख करोड़ रुपए जो है उन्होंने किसी एक सेक्टर को अनाउंस किए हैं। और उसके साथ ही आप यहाँ पर एक ग्राफ देख रहे होंगे। तो ये ग्राफ क्या दर्शाता है कि कैसे जो हमारा प्राइवेट प्रोजेक्ट प्लान्स है वो कैसे वर्क कर रहा है, उसकी कैसे ग्रोथ हो रही है, या फिर कहाँ पर वो कभी इंक्रीज़ होता है, कभी डिक्रीज़ हो जाता है। तो ये सब जो डाटा है, मतलब कि ये लिया गया है CMIE यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इन्होंने ये डाटा प्रोवाइड किया है CMIE। तो इसमें जो भी डेटा रहेगा वो ऑफिशियल साइट से लिया गया है। तो हम इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि जो PLI जो योजनाएं हैं वो कैसे मतलब कि इन्वेस्टमेंट में उनकी बढ़ोतरी हो रही है, या फिर जो 15 सालों में जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो अभी उनका मतलब कि उनमें वृद्धि देखी गई है इस प्लान में, तो उसके बारे में इसका जिक्र हो रहा है। इससे पहले हम समझते हैं कि PLI जो योजनाएं होती हैं वो क्या होता है। तो ये जो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव होती हैं, भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई ये एक नीतियाँ होती हैं, जिनका मोटिव क्या होता है कि विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का जो क्षेत्र होता है उसको बढ़ावा देना, निर्यात को प्रोत्साहित करना और आयात पर हमें कम डिपेंड होना, और इसके साथ ही एम्प्लॉयमेंट भी देना, लोगों को रोजगार देना। तो ये सब इसके उद्देश्य होते हैं। ऐसी योजनाएं, ऐसे जो उद्योग के थ्रू जो भी काम होते हैं उसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलती है। तो इसी वजह से कि क्या है कि भारत का कहीं ना कहीं एक तरह से विकास, भारत को विकसित करने के लिए ऐसी योजनाएं लागू की जाती हैं। ये जो योजनाएं हैं ये अगर देखा जाए किसका पार्ट है, भारत आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की जो एक इनिशिएटिव शुरू किया गया उसका ये एक हिस्सा है। PLI जो योजनाएं होती है वे अलग अलग क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करती है, यानी कि इन्वेस्टमेंट, लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती हैं। इसके साथ ही जो पूरे विश्व की आपूर्ति एक श्रृंखला है, यानी कि ग्लोबल सप्लाई की जो चेन है उसमें भारत की स्थिति को और मजबूत करने के लिए ऐसी योजनाएं मतलब टाइम पर लेकर आई जाती हैं, जिसमें हम देखते हैं कि भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब कि फोकस किया जा रहा है इस समय पर। अब जो PLI योजना जो थी इसको कब लॉन्च किया गया है, इसको 2020 में लॉन्च किया गया था। शुरुआत में इसमें सिर्फ 3 सेक्टर आते थे, मोबाइल, फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस। बाद में फिर उनको 14 सेक्टर तक, यानी कि 14 जो इसके क्षेत्र है वहाँ तक इसको विस्तारित किया गया। इनका उद्देश्य हमने देखा, विनिर्माण को बढ़ावा देना, निर्यात में वृद्धि करना, रोजगार के मौके पैदा करना, जिसमें MSME जो होते हैं यानी कि छोटे छोटे जो लघु उद्योग होते हैं, घरेलू उद्योग होते हैं, या फिर असंगठित क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्रों में लोगों को क्या होता है, रोजगार मिलता है। इसके साथ ही आयात को कम करना। अब देखिए क्या होगा, अगर हम बहुत ज़्यादा भारत में अगर हम इतना प्रोडक्शन अगर हम कर लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कि हमें जितनी नीड है हम उतना कर सकते हैं, या फिर हम किसी को एक्सपोर्ट भी किसी और देश को करने लग जाएं, तो क्या होगा कि हमें आयात की कम ज़रूरत महसूस होगी कि अब हमें क्या ज़रूरत है, हम अपने भारत में से ये चीज़ ले सकते हैं। ठीक है, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, उन्नत तकनीकों को भारत में आगे लेकर आना,
वित्तीय प्रोत्साहन, कंपनियां जो होती हैं उनको इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन देना, और 4 से 6% की सब्सिडी भी मिलती है ऐसी कंपनियों को, जो कि 5 से 7 साल तक रहती है, लागू रहती है। इसी तरह फिर बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं इस चीज़ की तरफ कि हमें सब्सिडी मिल रही है, तो इंक्रीमेंट हो रहा है उनका, तो इसी वजह से लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करना फिर पसंद करते हैं। इसके बाद अगर इस PLI योजना का अगर हम बजट देखें तो कुल 1.97 लाख करोड़ रुपए है, जो कि 13 क्षेत्रों के लिए ये 2020 में शुरू हुआ, और बाद में ये 3 क्षेत्रों के लिए था, 13 नहीं है यहाँ पर, ये 3 क्षेत्रों के लिए, और बाद में फिर इसमें और ज़्यादा क्षेत्र जोड़े गए थे। अब देखिए PLI योजनाओं में कौन कौन से सेक्टर, कौन कौन से एरियाज आते हैं। इसमें सबसे पहले मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सबसे पहले थे, जिसमें एप्पल, सैमसंग इन्होंने भारत में अपनी यूनिट स्थापित करनी शुरू कर दी। जैसे कि अभी भी ये कहा जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि जो एप्पल है वो चाइना से अपनी कंपनी, अपनी यूनिट को ख़त्म कर, मतलब वहाँ से हटाकर इकाई को भारत में लगाने की सोच रहा है। इसके बाद फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयों पर API यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, इन सभी का उत्पादन, यानी कि जो चीन से हम सामान दवाइयों का लेते हैं उनको कम करना। इसके साथ मेडिकल डिवाइसेस, जैसे हाई टेक मेडिकल उपकरण जो होते हैं, जो भी मेडिकल मशीन्स होती है, आज के समय में आप सुनते रहते होंगे कि हॉस्पिटल में बहुत बड़ी बड़ी अलग अलग प्रकार की मशीन्स आ चुकी हैं जिससे ट्रीटमेंट किया जाता है। अब जो होते हैं यानी कि डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि बस मशीन को वैसे सेटअप कर दिया जाता है और फिर किसी का भी ट्रीटमेंट हो जाता है। तो ऐसे जो डिवाइस हैं उनको तैयार करना। उसके साथ ही ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, जैसे इलेक्ट्रिक वाहन आजकल क्या यहाँ पर चल रहा है, यानी कि EV का रुझान को बहुत ज़्यादा है, और ऑटो पार्ट्स को तैयार करना। इसके साथ रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें सोलर पैनल, ग्रीन हाइड्रोजन, तो ये सभी सेक्टर इस योजना के अंतर्गत आते हैं। बैटरी स्टोरेज बनाना, टेक्सटाइल, जिसमें मैन मेड फाइबर, टेक्निकल टेक्सटाइल्स होते हैं, वाइट गुड्स जैसे AC, LED और जो बाकी उपकरण रहते हैं घर के, स्टील, टेलीकॉम, खाद्य प्रसंस्करण, IT हार्डवेयर, ड्रोन एंड ड्रोन कंपोनेंट्स, केमिकल्स, तो ये सभी क्षेत्र इसके अंडर आते हैं। यानी कि ये पूरे क्षेत्र आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम इस न्यूज़ में देखें हमारे को पास कौन कौन सा डेटा है, क्या आंकड़े आए हैं प्रमुख तौर पर। कुल निजी क्षेत्र की अगर घोषणाएं देखें तो 9.95 लाख करोड़ रुपए, यानी कि ईयर ऑफ द ईयर, यानी कि साल दर साल में वृद्धि कितनी हुई है, 30.4% की वृद्धि देखी गई है। यानी कि हर एक साल में 30.4% की वृद्धि हो रही है। भारत का जो निजी क्षेत्र है, प्राइवेट सेक्टर, वहाँ पर 9.35 लाख करोड़ रुपए, यहाँ पर वृद्धि दर्ज की गई 37.5%, कहा गया कि इतना फायदा हो रहा है। सरकारी घोषणाएं जो कि केंद्र और राज्य के द्वारा की जाती हैं, जैसे कि 1.51 लाख करोड़ रुपए, जो कि पिछले वर्ष से 71% ज़्यादा की अधिक की गिरावट है। यानी कि अब इसमें गिरावट दर्ज की गई। पिछले 15 वर्षों का सबसे निम्न सत्र है जो वो अभी हुआ है 1.51 लाख करोड़ रुपए। विदेशी कंपनियों की घोषणाएं आखिर क्या है, 0.6 लाख करोड़ रुपए, जो कि पिछले वर्ष से लगभग 28% कम है। पिछले जो 5 वर्षों का सत्र देखा गया वो अगर हम कंपेयर करें तो वो कम है। यानी कि जो पूरे वैश्विक सत्र पर FDI 2024 में 23 की तुलना में 11% बढ़ा है। यानी कि FDI अगर हम देखें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है वो 11% बढ़ चुका है 2024 में। 2023 में ये कम था। अब इस PLI से कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि PLI योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, शिक्षा में सुधार, स्वास्थ्य या फिर ग्रामीण विकास। तो इसमें क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, ये सबसे इसका मेन मोटिव है। तो PLI योजनाएं अगर आप किसका नाम देखेंगे तो प्रोडक्ट, यहाँ पर हम देखते हैं, हाँ, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, तो ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है। अब इसके साथ अगर हमने ये जो न्यूज़ लेकर आए, सबसे पहले हम यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये जो है न्यूज़ यहाँ पर, प्राइवेट प्रोजेक्टर प्लान्स इन फर्स्ट हाफ ऑफ फिस्कल एट 15 ईयर हाई। तो इसमें कुछ लोग सोच रहे होंगे अब इसमें UPSC क्या पूछेगा, है ना। तो इसको हमने कनेक्ट करके लेकर आए हैं आपके लिए ताकि आपको आसानी रहे। GS पेपर 3 इकोनॉमी का होता है, उससे रिलेटेड डेटा क्या है यहाँ पर हमारे, उससे रिलेटेड क्या क्या हमें पूछने की संभावना है। तो निजी क्षेत्र की जो परियोजनाएं हैं उनकी घोषणा क्या है, जो वित्त वर्ष 2025-26 है, उन्होंने पहली छमाही यानी कि पहले 6 महीनों में
निजी क्षेत्र में जो 9.9 लाख करोड़ रुपए की परियोजना वहां की उन्होंने अनाउंस किया था, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में ज़्यादा है, यानी कि इसमें वृद्धि देखी गई है। इनमें जो 9.35 लाख करोड़ रुपए 94% भारत का जो निजी क्षेत्र का योगदान है इसमें, और प्राइवेट यानी कि निजी प्राइवेट सेक्टर का 94% योगदान है। 15 वर्षों में ये दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा दर्ज किया गया, यानी कि ऐसा कहा जा रहा है कि इससे फायदा हो रहा है। प्राइवेट जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, सरकारी निवेश में कमी हो रही है, यानी कि सरकार अब इसमें इन्वेस्ट कम कर रही है और प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। एफडीआई यानी कि विदेशी निवेश जो होता है, यानी कि फॉरेन कंपनीज के द्वारा जो उन्होंने दर्ज किया है कि 28% की गिरावट हुई है पिछले 5 वर्षों से, जो कम गिरावट इस बार दर्ज की गई है इस वर्ष ईयर में। अब देखिए जीएस पेपर में क्या हो सकता है, उन्होंने क्या पूछ सकते हैं कि इनमें आखिर और क्या कुछ आ सकता है। तो जो संसाधन जुटाना, यानी कि इसमें निजी क्षेत्र की जो भूमिका है वो क्या रहेगी। इसमें संसाधन जुटाना ऐसे है कि जैसे कोई भी अगर प्राइवेट सेक्टर होता है, अगर वो ज़्यादा इन्वेस्ट करता है किसी भी एरिया में, किसी भी सेक्टर में, तो उससे क्या होता है कि अब देखिए प्राइवेट जो होता है उसको कोई सरकार से लेना देना इतना ज़्यादा नहीं होता, हालांकि उसके लिए भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। तो इसी वजह से प्राइवेट सेक्टर जो है उसको ज़्यादा फायदे के रूप में देखा जाता है कि उससे क्या होगा कि प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा काम करेंगे या उनसे फ़ायदा ज़्यादा होने वाला है, तो सरकार को भी कहीं ना कहीं हेल्प मिलती रहेगी इससे। तो इसमें जो निजी क्षेत्र उसकी भूमिका क्या रहेगी संसाधनों में। जो भारतीय निजी क्षेत्र है उन्होंने संसाधन जुटाने में जो उनको लीड किया इस चीज़ को, जो पूंजी बाजार होते हैं, बैंक, कॉरपोरेट जो बॉन्ड्स होते हैं, उनके माध्यम से ये सब कुछ किया गया। पीएलआई स्कीम्स ने मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जो निवेश है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर ने ज़्यादा निवेश इन्वेस्ट किया है इसमें एफडीआई में कमी देखी गई है। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हमने पीछे ये आंकड़ा देखा था, तो उसमें 28% जो है वो गिर चुका है। इसके अलावा सार्वजनिक संसाधन, सरकार का जो पूंजीगत व्यय है, यानी कि उनका जो निजी खर्च है वो 11.21 लाख करोड़ रुपए है, जो कि 2025-26 के बजट के अकॉर्डिंग डेटा है। लेकिन सरकारी घोषणा में फिर भी ट्रिपल पीपीपी मॉडल के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की ज़रूरत है, यानी कि जो भी सरकार के द्वारा जो भी संसाधन यानी कि जिनको एक तरह से रेगुलेट किया जाता है, तो उसमें पीपीपी मॉडल की अभी भी ज़रूरत नज़र आ रही है। इसके साथ ही विकास और रोजगार भी मिलता है, इससे आर्थिक विकास होगा। अब देखिए किसी भी एरिया का अगर खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो उससे जीडीपी में वृद्धि होगी। इसके साथ ही जो आईएमएफ है, यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, उन्होंने देखा कि 2025 में भारत की वृद्धि दर जो हुई है जीडीपी में 6.8% की गई है, यानी कि 6.8% तक जीडीपी भारत की वो बढ़ चुकी है। रोजगार सृजन, लोगों को रोजगार मिलता है। इसमें जो भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूनिट्स लगाई जाती हैं, एमएसएमई होते हैं, या फिर किसी भी ऐसे क्षेत्र में जहां पर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट लगती है, छोटी सी कंपनी लगाई जाती है, तो उससे रोजगार मिलता है लोगों को। इसके साथ ही स्किल डेवलपमेंट होती है, नई जो भी योजनाएं जिसमें ग्रीन एनर्जी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके लिए स्किल इंडिया मिशन या फिर एनपीएसटी, नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट, उन सभी को मजबूत करना होगा। फिर भी इसके साथ ही इंक्लूसिव ग्रोथ भी होती है। जो निजी निवेश होते हैं ये सब उनके फायदे हो रहे हैं, फायदों की बात कर रहे हैं हम। निजी निवेश का जो फायदा होता है ग्रामीण या फिर अर्ध शहरी जो क्षेत्र होते हैं उनके लिए काफ़ी नीतिगत हस्तक्षेप जरूरी होता है, उन्हों तक क्षेत्रों तक ये लाभ इनको पहुंचाने के लिए, जैसे कि पीएम गति शक्ति योजना। इसके साथ ही एफडीआई में कमी, सरकारी निवेश की कमी से जो क्षेत्रीय असंतुलन होता है वो भी बढ़ सकता है, और जो समावेशी विकास के लिए एक चुनौती भी है, यानी कि साथ में चुनौती भी आ सकती है। अब देखिए निवेश इन्वेस्टमेंट जो मॉडल्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट है ये होता है पब्लिक इन्वेस्टमेंट मॉडल है, यानी कि सार्वजनिक निवेश जो होता है। इसमें क्या होता है कि सरकार के द्वारा पूरी तरह से या फिर आधी तरह, मतलब थोड़ा 50% 20% वित्त पोषण, यानी कि उनको फाइनेंशियली हेल्प की जाती है। जैसे रेलवे सेक्टर होते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए, या फिर सार्वजनिक स्कूल, अस्पताल। इससे क्या होता है कि सामाजिक कल्याण की जो गतिविधियां, सामाजिक कल्याण की नीतियां बनाई जाती है, ऐसे प्रोजेक्ट लाए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करना या फिर काफ़ी लंबे समय के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। इसके लिए चुनौतियां क्या है, उच्च राजकोषीय घाटा रहता है, नौकरशाही देरी और संसाधनों का जो सीमित उपयोग वो किया जाता है। इसके साथ ही दूसरा जो मॉडल है निजी निवेश मॉडल, यानी कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक मॉडल होता है जिसमें जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं उनके द्वारा ही वित्त पोषण, यानी कि उनके द्वारा फाइनेंशियली हेल्प की जाती है, जैसे कॉरपोरेट्स होते हैं, एमएसएमई या स्टार्टअप्स होते हैं।
जिसमें उदाहरण क्या है, टेलीकॉम जियो है, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी जो कि अडानी ग्रीन एक प्रोजेक्ट है। इसका क्या फ़ायदा होता है, दक्षता, नवाचार, तेज़ी से कार्यान्वयन यानी कि तेज़ी से काम करने की तकनीक होती है, नीतिगत सुधार होते हैं, और इससे क्या होता है, नीतिगत सुधार ने इसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया। इसके साथ चुनौतियाँ भी रहती हैं, ये सबसे ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, यानी कि सामाजिक कल्याण के लिए ये नीतियाँ कम होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश ये कम करते हैं, क्योंकि इनको पता है गाँव के क्षेत्र में अगर हम निवेश करेंगे तो लोग वहाँ पर कोई भी मतलब वो इतने इंटरेस्टेड नहीं होते ऐसी कंपनी, ऐसे कॉर्पोरेट्स में, तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पाएंगे, जिससे उनको फ़ायदा नहीं होगा। या फिर और भी काफ़ी जोखिम रहते हैं, ऐसे कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना इतना आसान नहीं होता है। इसके बाद जो PPP मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि पब्लिक और प्राइवेट के बीच पार्टनरशिप की तरह काम करना, यानी कि 50% पब्लिक ने यानी कि सरकारी और 50% जो प्राइवेट सेक्टर है उन्होंने इन्वेस्ट किया है इसमें। इसका लाभ क्या होगा कि सरकारी संसाधनों का उपयोग कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्राइवेट सेक्टर ऐड हो जाता है। निजी क्षेत्र की दक्षता और जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसमें तेजी हो सकती है। चुनौतियां भी रहती हैं, जो इनके बॉन्ड होते हैं काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहते हैं, पारदर्शिता की कमी हो जाती है, कई बार जो मंजूरी वो काफ़ी लंबी हो जाती है। अगर इसको हम डायरेक्ट यानी कि इसको हम कनेक्ट करें हमारी न्यूज़ से, तो सरकारी निवेश में कमी भी होती है, जिसके कारण PP मॉडल जो है उसकी प्रासंगिकता बढ़ चुकी है। PM गति शक्ति जो पोर्टल बनाया गया वो इन प्रोडक्ट्स के लिए डेटा और जो समन्वय ये मतलब प्रदान कर रहा है। तो इस निवेश में, सरकारी निवेश में जो कमी है 71%, इसको हम इस मॉडल के साथ जोड़ सकते हैं। सॉरी, अब देखिए आगे FDI यानी कि एक प्रकार से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश होता है, यानी कि विदेशी कंपनियों के द्वारा भारत में इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे कि टेस्ला कंपनी, वॉलमार्ट, इन सभी ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया। इसके साथ ही प्रौद्योगिकी हस्तांतरण होता है, यानी कि जो टेक्नोलॉजी एक दूसरे को दी जाती है उसके साथ ही पूरे विश्व में एकीकरण होता है, या फिर रोजगार भी मिलता है। इसके साथ ही इसका न्यूज़ से कैसे संबंध है, तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 में H1 में FDI घोषणाएं की गई हैं जो कि 28% कम है। तो यहाँ पर दिखाया जा सकता है कि FDI जो है वो थोड़ा कम नज़र आ रहा है। अब देखिए इसमें GS के क्वेश्चन कैसे रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है GS 3 एग्जाम में पूछा गया 2016 में कि प्रधानमंत्री जन धन योजना हैज़ बीन एक्सट्रीमली सक्सेसफुल इन इंक्रीजिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया। ये डिस्कस यानी कि डिस्कस करें कि प्रधानमंत्री जन धन योजना कैसे सक्सेसफुली इंक्रीज हो रहा है, मतलब इस योजना के तहत फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडिया में कैसे इंक्रीज हो रहा है। तो इसको कैसे लिंक कर सकते हैं, इसमें जो प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट एसेस उनको हम ऐड कर सकते हैं, फ्यूलिंग कैपेक्स, या फिर जो भी MSME के जितने भी जो योजनाएं हैं उनको हम इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ रहा है। तो इसको इसी तरह हम फ्रेम कर सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। इसके साथ एक और क्वेश्चन भी है, इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग इज इसेंशियल फॉर मोर रैपिड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि समावेशी और तेजी से ग्रोथ को जरूरी, यानी कि ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें इन्वेस्ट करना जरूरी है। तो डिस्कस द लाइट ऑफ इंडियाज एक्सपीरियंस, यानी कि भारत का एक्सपीरियंस क्या है। तो यहाँ पर 15 साल का जो हाई हमने अभी देखा, न्यूज़ देखी कि प्राइवेट में जो प्लान्स हैं उन्होंने हाई जो वहाँ पर यानी कि वृद्धि उनकी हुई है। तो उन्होंने हाउ इंफ्रा कैपेक्स, यानी कि कैपेक्स का मतलब क्या होता है कि पब्लिक प्लस प्राइवेट, तो इन्होंने इंक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ावा दिया है। तो इसको आप इसके साथ कनेक्ट करके ये फ्रेज कर सकते हैं पूरे आंसर को। अब देखिए इसमें हमने एक आपके लिए मॉडल आंसर भी लिखा है, मतलब मॉडल आंसर नहीं है पूरा मॉडल के लिए जो भी आपको इसमें पॉइंट्स ऐड करने होते हैं या फिर करने चाहिए वो दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन सबसे पहले रीड करते हैं कि एग्जामिन द रोल ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन प्रोमोटिंग ग्रोथ इन इंडिया, प्रोमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। तो ये जो प्रश्न है नीतिगत सुधार आर्थिक सुधारों के बीच संबंध क्या है उसको पूछ रहा है कि नीतियों का सुधार और जो आर्थिक विकास है वो कैसे आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रहा है। जिसमें निजी क्षेत्र की परियोजनाएं देखी हमने, जिसमें 37.5% वृद्धि हुई है ईयर ऑफ द ईयर। इसके साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसमें रैंक 63 आया 2024 में। तो इसको कैसे उत्तर लिखना है, सबसे पहले जो हमारी परिचय यानी कि भूमिका रहता है उसमें आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में लिख सकते हैं, उनका थोड़ा वर्णन कर सकते हैं। इसके साथ जो मुख्य भाग वहाँ पर PLI, मेक इन इंडिया, PM गति शक्ति ऐसी योजनाओं को लिख सकते हैं। इसके साथ ही मैन्युफैक्चरिंग में वृद्धि हो रही है लेकिन FDI में
फिर भी कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही है। सरकारी निवेश में भी कमी हो रही है, जिससे सरकार पर जो बोझ है वो कम हो रहा है। इसके साथ ही निष्कर्ष में आप कैसे जैसे समावेशी विकास के लिए फिर भी नीतिगत सुधारों की ज़रूरत है। उसके साथ ही पीपी मॉडल पर जोर देना होगा, और जैसे एफडीआई में अभी जो कमी आई है तो उसको और बढ़ावा देने की ज़रूरत है। तो ये ऐसा क्वेश्चन मतलब कि आ सकता है। अब इसमें जो प्री के क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं कि एफ यानी कि फाइनेंशियल ईयर, एफ वाई का मतलब है फाइनेंशियल ईयर 25-26 H1 में निम्न में से किस क्षेत्र का परियोजना घोषणा के सबसे अधिक योगदान किसका रहा है। अभी जो हमने देखा उसमें प्राइवेट सेक्टर का सबसे ज़्यादा योगदान है। इसके साथ और क्वेश्चन कैसे हो सकता है, कौन सी नीति निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई है, मनरेगा, पीएलआई, पीएम आवास योजना या आयुष्मान भारत। तो इसमें हमें साफ साफ आंसर पता है, पीएलआई जो योजनाएं हैं ये निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, ताकि निजी क्षेत्र के साथ भारत का विकास हो सके। इसके साथ ही जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 उसकी पहली छमाही में निजी परियोजना घोषणा में वृद्धि कितनी दर्ज की गई है, तो 30.4% तक वृद्धि इसमें देखी गई है। अब हमारी जो सेकंड न्यूज़ है ये हमारी आईआर से रिलेटेड होगी। पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस कैसे चल रहे हैं। हमें वैसे तो सभी को पता है कि पाकिस्तान और इंडिया कभी एक नहीं हो सकते अब, और ना ही उनके रिलेशन इतने स्मूथली हो सकते हैं। तो यहाँ पर न्यूज़ क्या है कि पाकिस्तान विल गेट अ रिप्लाई फॉर एग्रीगेशन एट सर क्रीक, राजनाथ। तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है भारत के, उन्होंने वार्न किया है पाकिस्तान को कि उन्हें कड़ा जवाब मिलेगा अगर वो सर क्रीक के लिए कोई भी ऐसी फिर से कोई भी ऐसी बात करते हैं, या फिर उनको सर क्रीक जो एक लाइन है ना, जो एक विवाद जुड़ा हुआ है, तो उस पर अगर वो अपना हक जमाते हैं उस जगह पर, तो इसमें जो है उनको कड़ा जवाब दिया जाएगा। तो ये राजनाथ सिंह जी के द्वारा मतलब कुछ वर्ड्स कहे गए उनके द्वारा। अब देखिए इसमें हमारा इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि ये किसने कहा है ना, किसे कहा, इम्पोर्टेंट ये है कि जिस विवाद की बात हो रही वो विवाद आखिर है क्या, वो कंट्रोवर्सी क्या है। तो सर क्रीक विवाद क्या, यहाँ पर सबसे पहले हम लोकेशन देखेंगे कि जो सर क्रीक है भारत का जो गुजरात, और गुजरात का वो भी कच्छ का जो क्षेत्र है, कच्छ जिला जो है, और पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है, उनके बीच 96 किलोमीटर जो लंबा ज्वारीय मुहाना यानी कि टाइडल एस्चुरी है, जो कि रन ऑफ कच्छ से अरब सागर तक फैला हुआ है। मैप में देखते हैं, अच्छे से समझ आएगा मैप में। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गुजरात का ये एरिया है, ठीक है, ये गुजरात है सारा, यहाँ पर तो ये भी गुजरात है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना सर क्रीक, ये लाइन है सर क्रीक, यहाँ जो बाउंड्री है सर क्रीक, और यहाँ पर जो है पाकिस्तान ने रेड लाइन उनकी है और ये ग्रीन लाइन अपनी है भारत की, ठीक है। तो पाकिस्तान क्या कहता है कि ये जो इतना एरिया है ना सर क्रीक की, ये जो लाइन है, यानी कि भारत कहीं ना कहीं अब यहाँ गुजरात में, राजस्थान के एरिया में घुसने की कोशिश कर रहा है, खास करके गुजरात में। तो इसी वजह से काफ़ी विवाद लंबे समय का चल रहा है, जैसे जम्मू कश्मीर में चल रहा है, या फिर सियाचिन ग्लेशियर का। अब इस एरिया का महत्व इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ये जगह, ये जो क्षेत्र दलदली ज्वारीय प्रभाव वाला, यानी कि वहाँ पर जो टाइडल इफेक्ट एस्टुरीज वो आती रहती है, उसके साथ ही सीमा निर्धारित करता है। इसके साथ ही ये जो समुद्री सीमा है यानी कि मैरीटाइम बाउंड्री और विशेष आर्थिक क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पर बहुत अच्छे पोर्ट के थ्रू यहाँ पर व्यापार करना बहुत आसान हो सकता है और फ़ायदा भी बहुत होगा। या इस क्षेत्र में तेल गैस के भंडार होने की भी संभावना जताई जा रही है कि यहाँ पर हो सकता है तेल या फिर गैस के भंडार हो, जिसके कारण दोनों देशों के लिए इसका जो सामरिक और आर्थिक महत्व वो बढ़ जाता है। इसके साथ ही सर क्रीक क्षेत्र जो है आतंकवाद, घुसपैठ, तस्करी के लिए काफ़ी ज़्यादा एक सेंसिटिव जोन है, जिससे भारतीय तटरक्षक बल और बीएसएफ की निगरानी करते हैं। यानी कि बीएसएफ की निगरानी में ये जो एरिया है वो चल रहा है। अभी भारत क्या दावा करता है कि सर क्रीक की जो रेखा है, मध्य रेखा, मिड चैनल लाइन है, उसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा माना जाए, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत भी लिखा गया। यानी कि यूएन क्लॉज क्या, एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून है, उसके तहत भी लिखा गया कि मिड चैनल लाइन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानना होगा। पाकिस्तान क्या कहता है कि नहर का जो पूर्वी तट है वो भारत की ओर सीमा होनी चाहिए, जिससे पाकिस्तान को अधिक समुद्री क्षेत्र और संसाधन मिलेंगे। यानी कि वो ये चाहते हैं, अब देखिए ये कहते हैं कि यहाँ पर भारत की बाउंड्री होनी चाहिए, लेकिन हम क्या कहते हैं कि रेड लाइन यहाँ पर होनी चाहिए, जो कि यूएन क्लॉज में भी लिखा गया। इसी तरह जो पाकिस्तान वो इतने एरिया को अपने अंडर में करना चाहता है ताकि उनको तेल गैस के भंडार मिल सके। अब इसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इतिहास क्या है कि ये जो विवाद है 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तब से शुरू हुआ, और दोनों देश के बीच ये जो कच्छ का एरिया, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री टकराव या फिर मिलिट्री एक्शन देखने को मिलते हैं।
1968 में भारत पाकिस्तान सीमा पर रन ऑफ कच्छ में समझौता होता है, लेकिन सर क्रीक की जो सीमा का मुद्दा है वो फिर भी अनसुलझा रहता है, उसको कोई भी सॉल्व नहीं किया जाता। इसके अलावा दोनों देश संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि का भी हवाला देते हैं, लेकिन इन दोनों की व्याख्या में मतभेद जताए जा रहे हैं। पाकिस्तान कुछ और कहता है, भारत कुछ और कहता है। इसमें प्रमुख मुद्दे क्या है, यहाँ पर सीमा निर्धारण करना बहुत मुश्किल हो जाता है, संसाधनों का विवाद भी चल रहा है, मछुआरों की समस्या। दोनों देशों के जो मछुआरे अक्सर एक बाउंड्री से दूसरी जगह चले जाते हैं, तो जिससे वो गिरफ्तार होते रहते हैं, फिर मानवीय और तनाव और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ ही जो पाकिस्तान का कराची बंदरगाह इस सर क्रीक के नज़दीक है, भारत में जो कांडला मुंद्रा बंदरगाह ये सभी नज़दीक है, और जिससे सैन्य दृष्टिकोण से भी ये एरिया संवेदनशील है। यहाँ इस क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियां, तस्करी, ये सब कुछ इसके लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि जो मुंबई हमला हुआ था 1999 में, तो उस समय पर भी ये एरिया पाया गया था, इस एरिया के अंडर ही हुआ था। अब इसमें अब देखिए यूएन क्लॉज के प्रमुख प्रावधान क्या किए गए। उन्होंने क्या कहा है कि ये जो प्रादेशिक सागर है, यानी कि तट रेखा जो है उससे 12 समुद्री मील तक का यहाँ पर क्षेत्र है, जहाँ पर तटीय देश को सभी को पूर्ण संप्रभुता मिली हुई है। इसके साथ ही सर क्रीक में जो प्रादेशिक सागर की सीमा वो भी तय करना एक विवाद का हिस्सा है, क्योंकि दोनों देश जो हैं तट रेखा की स्थिति पर सहमत नहीं है। इसके अलावा एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन इसको कहा जा रहा है, जो तट यानी कि ये जो एक रेखा ऐसे खींची गई उससे 200 जो समुद्री मील का क्षेत्र है, तटीय देशों को समुद्री संसाधन जिसमें मछली, खनिज तेल, गैस, पर्यावरण संरक्षण का अधिकार होता है। सर क्रीक की सीमा तय होने से भारत पाकिस्तान के EEZ का दायरा जो वो प्रभावित होगा, जिससे तेल, गैस भंडार, मत्स्य पालन ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी है, सर क्रीक क्षेत्र में जो तेल गैस के भंडार बनाए जा रहे हैं यूएन के तहत इसको काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाते हैं। सीमा निर्धारण जो यूएन क्लॉज का अनुच्छेद 15 दिया गया है, यानी कि एक तरह से ये संविधान है, उसके 15वें अनुच्छेद में कहा गया कि दोनों देश की जो कोस्ट लाइन्स है वो आमने सामने या नज़दीक हों तो समुद्री सीमा मध्य रेखा सिद्धांत के आधार पर तय की जाती हैं, जब तक कि ऐतिहासिक और विशेष परिस्थितियां ना हो। यानी कि मीडियन लाइन प्रिंसिपल के आधार पर ही ये पूरी एक जो तट रेखा उसको तय किया जाएगा। इसके बाद जो एस्चुरीज और खाड़ियाँ यहाँ पर है, ज्वारीय मुहाने खाड़ियों में ये सीमा निर्धारण के लिए दिशा निर्देश दिया जाता है यूएन क्लोज के द्वारा, लेकिन सर क्रीक जैसे जो भौगोलिक क्षेत्र है वहाँ पर व्याख्या पर असहमति हो सकती है। इसके साथ ही सर क्रीक का जो दलदली ज्वारीय स्वरूप वो सीमा निर्धारण को जटिल बनाता है। अब देखिए विवाद का समाधान क्या हो सकता है। यूएन क्लॉज के तहत विवादों को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण और या मध्यस्थता जैसे तंत्र जो है वो उपलब्ध होते हैं। इसके साथ भारत पाकिस्तान ने सर क्रीक पर द्विपक्षीय वार्ता को भी प्राथमिकता दी है कि जो मतलब भारत और पाकिस्तान है उनको एक साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए, लेकिन यूएन क्लोज के तहत तटस्थ मध्यस्थता का विकल्प जो है वो खुला है कि वो कर सकते हैं। इसके साथ आप यूपीएससी के लिए क्या आंकड़े आपको याद रखने पड़ सकते हैं। इसकी लंबाई जो है 96 किलोमीटर तक ये लंबा क्षेत्र है। जगह कहाँ पर है, रन ऑफ कच्छ गुजरात सिंध सीमा पर ये है सर क्रीक लाइन। बंदरगाह यहाँ पर भारत के कांडला मुंद्रा, पाकिस्तान की कराची। यहाँ पर भारत में BSF तटरक्षक बल काम करते हैं और वहाँ पर पाकिस्तान रेंजर्स नौसेना कार्य करती है। वहाँ पर तेल गैस भंडार होने की संभावना है। इसके साथ ही प्रतिवर्ष सैकड़ों मामले आते हैं कि जो मछुआरे होते हैं उनकी गिरफ्तारी होती रहती है। यहाँ पर आप फिर से लाइन को देख सकते हैं अच्छे से, ये लाइन है, ये आप देख सकते हैं, ये जो ग्रीन वाली ये सर क्रीक की लाइन है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि कौन सा क्षेत्र जो है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद का हिस्सा है। बरकास नदी, सर क्रीक, पीर पंजाल, सियाचिन ग्लेशियर। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन आंसर है ना दो हो सकते हैं, सर क्रीक और सियाचिन ग्लेशियर। लेकिन ऐसा एग्जाम में क्या होगा कि इसमें या तो अगर ऐसे 2 आंसर आते हैं तो फिर हो सकता है आपको आंसर की के बाद आपको जो भी ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं, या फिर ऐसा कभी नहीं आएगा कि 2 आंसर एक साथ आ जाए। तो इसमें क्या होगा, मेन हम आंसर यही लाएंगे सर क्रीक, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है यही चल रहा था। ओके, यहाँ नीचे आप इसकी देख सकते हैं, हाँ ये वाला नीचे विश्लेषण एक्सप्लेनेशन भी आप पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात में कौन सा है, साफ साफ दिख रहा है, रन ऑफ कच्छ। भारत का विशेष आर्थिक क्षेत्र समुद्र तट से कितनी दूर तक फैला हुआ है, हमने अभी पढ़ा था 200 समुद्री मील की दूरी पर फैला हुआ है।
निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में नमक रेगिस्तान के लिए जाना जाता है? रन ऑफ कच्छ जो है उसको नमक रेगिस्तान के लिए जानते हैं। अब देखिए इसमें मेंस का क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, भारत और उनके पड़ोसी देशों के बीच सीमा विवादों के प्रमुख कारण क्या है? इनके समाधान के लिए भारत की जो कूटनीति रणनीति है उसका विश्लेषण करना है। तो यहाँ पर आप भारत पाकिस्तान का जो सरकरी का मुद्दा उसको जोड़ सकते हैं, इसके साथ ही जो भी इसके साथ तो जोड़ से इसके साथ ही सियाचिन ग्लेशियर का, या फिर जो हमारा जम्मू कश्मीर वाला जो विवाद चल रहा है लद्दाख वाली साइड, तो वहाँ पर जम्मू कश्मीर का, तो उसको आप ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह ये IR से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। अब हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है, अब देखिए ये न्यूज़ क्या है कि इंडियन मेड H-125 हेलीकॉप्टर टू रोल आउट फ्रॉम कोलर इन 2027, यानी कि भारत का जो स्वदेशी एक हेलीकॉप्टर तैयार किया गया H-125, तो वो कोलर से उड़ान भरेगा 2027 में। कोलर जैसे कि जो है कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट में है, वेमागाल जो जगह है वहाँ पर। तो ये जो असेंबली लाइन है ये काफ़ी मतलब एस्टेब्लिश की गई थी टाटा एडवांस सिस्टम्स के द्वारा, TASL के द्वारा, और ये एयरबस H-125 हेलीकॉप्टर बनाने के लिए इस एयरलाइन को स्थापित किया गया था। तो ये एयरलाइन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब देखिए इसमें हम देखते हैं कि भारत का जो पहला निजी क्षेत्र का प्राइवेट सेक्टर का ये हेलीकॉप्टर है, ये फाइनल असेंबली लाइन में होगा, जिसे टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबेस के सहयोग से इसको स्थापित किया जाएगा, एयरबस के सहयोग से। ये जगह कौन सी है? कर्नाटका के कोलार जिलों में वेमागल नाम की जगह। इसका उद्देश्य क्या होगा? सिविल डिफेंस दोनों क्षेत्रों के लिए जो हेलीकॉप्टर है उनका मतलब उनका प्रोडक्शन करना। इसके साथ ही जिसमें सैन्य संस्करण जो है H-125 भी शामिल है। यह हिमालय सीमाओं पर उच्च ऊंचाई वाले जो ऑपरेशन है, यानी कि जो ऊंची ऊंची जगह होती है वहाँ पर इसको डिप्लॉय किया जाएगा। इसके साथ ही जो भी आपातकाल चिकित्सा सेवा, आपदा राहत, पर्यटन, कानूनी परिवर्तन और जो यात्री परिवहन होते हैं उनको भी बढ़ावा मिल सकता है। दक्षिण एशिया में भी निर्यात की संभावना है कि इसको दक्षिण एशिया में निर्यात करने की भी बात चल रही है। यह जो परियोजना मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत पहल का एक हिस्सा है, यानी कि मेक इन इंडिया मतलब कि भारत में ही बनाना और भारत पहल इसका एक हिस्सा माना जा रहा है। TSL पहले से ही वडोदरा में C-295 सैन्य विमान का FAL चला रही है, यानी कि जो TSL जो कंपनी है, जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं एयरलाइन है, तो वो पहले से भी ऐसे सैन्य विमान तैयार कर रही है। अब देखिए इसकी तकनीकी विशेषताएं क्या है। अब देखिए UPSC के लिए इतनी ज़्यादा इनको याद रखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये इंजन कैसा है या फिर इसकी स्पीड कैसी, ये सब डिफेंस वाले बच्चों के लिए है। ओके, तो आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप यहाँ पर डिज़ाइन और उसका एक तरह से किस प्रकार का उसको देख सकते हैं। तो सिंगल इंजन है इसमें और टरबाइन शाफ्ट लाइन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है और यूरियल फैमिली का एक सदस्य है, यानी कि ये ऐसी फैमिली। अब देखिए फैमिली का मतलब क्या है, एक प्रकार से ये इनकी फैमिली होती है कि कौन सी फैमिली से कोई आप बिलोंग करते हैं, जैसे मिसाइल से जो होती है कुछ सेम फैमिली से बिलोंग करती है। तो आप साथ में ये जो डेटा है, अगर आप डिफेंस वाला एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके लिए ये डेटा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वरना अगर आप UPSC या फिर और कोई एग्जाम देना चाहते PCS वगैरह तो इतना डीपली उसमें नहीं पूछेगा। हाँ, ये पूछ सकता है कि ये कहाँ पर डिप्लॉय, कहाँ से उड़ान भरेगा ये हेलीकॉप्टर, या फिर किसके द्वारा बनाया गया है। अब देखिए इसकी रणनीतिक महत्ता क्या, और उसके साथ ही हम बात करेंगे कि कोलार असेंबली लाइन जो है वो उसकी भी रणनीति महत्ता आखिर है क्या। तो H-125 का जो सैन्य संस्करण है, ऊंचे जो ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं जिसमें लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, जो हिमाचल जो भी एरिया है वहाँ पर इसको संचालित किया जाएगा और भारतीय सेना वायुसेना की निगरानी करेगा। इसके साथ ही जो विदेशी आयात है उस पर निर्भरता को भी कम कर देगा। अब भारत में अगर ऐसे हेलीकॉप्टर तैयार किए जाएंगे, उनको डिज़ाइन किया जाएगा, तो हम बाहर से क्यों मंगवाएंगे? जब घर में ही सब कुछ मिल रहा है तो हम बाहर से क्यों लेने जाएंगे। इसके साथ ही जो आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं होती हैं, यानी कि स्वास्थ्य को लेकर भी ये सेवाएं दे सकते हैं। आपदा राहत या फिर हवाई पर्यटन हो सकता है, जैसे कुछ लोग यानी कि हेलीकॉप्टर पर मतलब टूर करना पसंद करते हैं, उनको बढ़ावा देगा। इसके साथ ही VIP परिवहन कार्य के भी हो सकते हैं, जैसे VIP पर्सनों के लिए ये यूज़ हो सकता है। भारत के जो भी दुर्गम क्षेत्र हैं, पहाड़ी इलाके, ग्रामीण क्षेत्र, वहाँ पर कनेक्टिविटी हो सकती है, राहत कार्य भी बढ़ सकते हैं। इसी तरह इसका उपयोग डेली टूरिज्म को बढ़ावा
बढ़ावा देने में भी किया जाएगा, जैसे कि 4 धाम की यात्रा आपने सुना ही होगा, उसके साथ और जो भी पर्यटन स्थल है, घूमने वाली जगह है, वहाँ पर इसको यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा रोज़गार भी मिलेगा। रोज़गार कैसे मिलेगा? अब देखिए, जहाँ पर ये जहाज़ बनेगा उसको असेंबल किया जाएगा, वहाँ पर लोगों की ज़रूरत होगी। तो जो कोलार में FL है वहाँ से जो स्थानीय सत्र पर रोज़गार मिलेगा, इंजीनियर, तकनीशियन या सपोर्ट स्टाफ के लिए उनको मौका मिल सकता है। इसके साथ ये जो है भारत में बनाया जाएगा और दक्षिण एशिया और जो बाकी क्षेत्र वहाँ पर भी इसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है, जिससे भारत क्या एक क्षेत्रीय एरोस्पेस हब भी बन सकता है, जिससे भारत में क्या होगा, विदेशी मुद्रा आएगी। इसके साथ ही माउंट एवरेस्ट पर लैंडिंग टेकअप का भी रिकॉर्ड बनाया गया है इसके द्वारा, 2005 में इसने बनाया था। और इसे भारत की जो हिमालय सीमाएं हैं वहाँ पर जितने भी स्ट्रेटेजिक जो भी मिशन होते हैं, सैन्य की आपूर्ति, टोही और जो बचाव कार्य के लिए आदर्श होते हैं, है ना, उनके लिए यानी कि बचाव कार्यों के लिए इसको यूज़ किया जाएगा। इसका जो कॉम्पैक्ट डिज़ाइन किया गया, शक्तिशाली सेफ्रॉन है, एयरटेल 2D इंजन इसे और ज़्यादा कठिन मौसम, भौगोलिक परिस्थितियों से प्रभावी बनाता है। ये जो परियोजना भारत में वैश्विक एरोस्पेस आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण भागीदारी इसके अलावा निजी क्षेत्र की ये पहली हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन होगी, जो कि और भी ज़्यादा रक्षा या फिर नागरिक परियोजना के लिए मॉडल बन सकती है। यानी कि पहली बार अगर इसका सारा कार्य सक्सेसफुल रहा तो हो सकता है अगली बार जो हमारी भारत सरकार है वह इन प्राइवेट कंपनीज को या फिर प्राइवेट जो लाइंस होती हैं इनको कॉन्ट्रैक्ट दे सकती है, और फिर भारत का क्या होगा कि मेड इन इंडिया यानी कि स्वदेशी जो हमारा मॉडल है यानी कि उसको बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनको उसके लिए भी यूज़ किया जा सकता है। जहां पर किसी रोड के माध्यम से पहुंचना मुश्किल है वहां पर हेलीकॉप्टर जा सकते हैं। बाढ़, भूकंप और भी जैसे आपात स्थितियां होती हैं तो वहां पर इसकी मदद ली जा सकती है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि ध्रुव किसके लिए विकसित और निर्मित एक बहुभूमिका हेलीकॉप्टर है, तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला विमान वाहक पोत है, दूसरा है मिसाइल ले जाने वाली पनडुब्बी, तीसरा उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर, चौथा है अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। मिसाइल नहीं हो सकती ये, युद्धपोत भी नहीं है, पनडुब्बी भी नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका है उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर। ये HAL के द्वारा बनाया गया है। इसके साथ ही अग्नि 4 मिसाइल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये सतह से सतह मिसाइल है, ये 7500 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। ये MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक का उपयोग करती है, तो इसमें केवल एक सही है, ये सतह से सतह तक मिसाइल है, यानी कि ये सरफेस से सरफेस पर ही अटैक कर सकती है। इसके साथ ही कौन सा आधुनिक टैंक है निम्न में से? आकाश, भीम, अर्जुन, पृथ्वी। तो इसमें जो अर्जुन है वो आधुनिक टैंक है, जो कि मेक इन इंडिया की तरह स्वदेशी उत्पादन पर ये जोर देता है, और ये DRDO के द्वारा बनाया गया था स्वदेशी टैंक अर्जुन। इसमें मेंस में कैसे हो सकता है क्वेश्चन, ऐसे आ सकते हैं कि साइबर युद्ध को कुछ रक्षा विश्लेषकों द्वारा अल कायदा आतंकवाद से भी बड़ा खतरा माना जाता है। साइबर युद्ध से आप क्या समझते हैं? भारत में साइबर खतरों के प्रति असुरक्षित है, उन्हें रेखांकित किए। देश की तैयारी, यानी कि इसमें जैसे देश की तैयारी पूछा गया मेन कि देश की तैयारी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, देश इसके लिए क्या क्या कार्य कर रहा है। इसके अलावा UAV हेलीकॉप्टर जैसे ड्रोन पर साइबर हमले शामिल करना, या फिर इसका उपाय दे सकते हैं कि DRDO की भूमिका आत्मनिर्भर उत्पादन, तो ये इसमें थोड़े थोड़े पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से देख लीजिए। आज थोड़ा समय कम होने की वजह से हम इसको इतना अच्छे से ये क्वेश्चन आपको नहीं समझा पाएंगे, लेकिन आपके हमने जो पहले क्वेश्चन बता दिए या जो भी आगे आएंगे मेंस के, तो उसमें को आपने क्या करना है, अब इतने सारे तो एक दिन में नहीं लिखे जा सकते, ये तो हर किसी को पता है, लेकिन इसमें से अगर आप एक क्वेश्चन भी करते हैं तो आपको एग्जाम की तरह, मतलब आपको एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है कि आपको एक तरह से समझ आ जाएगा कि कैसे किस क्वेश्चन को फ्रेम करना है। अब हमारी जो नेक्स्ट ये जो न्यूज़ है, हायरिंग स्लो डाउन इन टेक स्टेज, जॉब ओपनिंग डाउन 27% ईयर ऑफ ईयर रिपोर्ट। अब देखिए जॉब जो ओपनिंग्स हैं उनमें कमी देखी जा रही है, खास करके जो टेक्निकल क्षेत्र है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मतलब कि कंट्री में पहले जो चल रहा था बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो रही थी, लेकिन अब जो टेक्नीशियन मतलब जो टेक्निकल है जैसे IIT के सेक्टर में, वहाँ पर अब जॉब्स की क्या है कमी हो रही है। अब ऐसे क्यों हो रहा है इसके बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप ना पूरा डेटा देख सकते हैं, ठीक है, तो डेटा हम आपको बाद में भी दिखा देंगे आगे।
अब देखिए इसमें कमी का पैमाना क्या रहा है, ये देखिए ये पूरा डेटा है। अप्रैल जून 2025 में जो आईटी का सेक्टर है वहाँ पर 1.5 लाख से कम नौकरियाँ पोस्टिंग्स हुई हैं, यानी कि 1.5 लाख से कम नौकरियाँ दी गई जो कि 2024 में जब जो नौकरियाँ मिली थी 2.5 लाख यानी कि 2,05,000 से काफ़ी ज़्यादा कम है। ये जो मंदी अगर हम देख लें 2023 से आ रही है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है इसका कारण भी समझना होगा। लेकिन सबसे पहले इसके सेक्टर कौन कौन से सेक्टर प्रभावित हो रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में 30% से अधिक गिरावट देखी गई, जबकि डेटा एनालिटिक्स में 20% तक कमी रही है। इसके अलावा जो रोजगार का बाजार है, आईटी के अलावा खुदरा, तेल, गैस, शिक्षा क्षेत्र, उन सभी भर्ती में भी गिरावट हुई है 10 से 15%, जिसमें कुल वाइट कॉलर हायरिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। इसके कारण क्या है, कारण को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो पूरे विश्व में आर्थिक मंदी चल रही है, जैसे कि अमेरिका, यूरोप जैसे बड़े बड़े बाजार होते हैं, अगर वहाँ पर मंदी हो जाती है ना तो फिर आईटी जो कंपनियाँ होते हैं उनके ऑर्डर कम हो जाते हैं, फिर वो इतने ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाते हैं, एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, सिर्फ सभी को नहीं मतलब उनकी डिमांड नहीं की जाती इतनी। फिर आईटी, भारत का जो आईटी फर्म है वो 70% से अधिक निर्यात व्यवसाय इन क्षेत्रों पर निर्भर है। इसके साथ ही एआई का यूज़, ये सबसे बड़ा कारण है। ऑटोमेशन का प्रभाव हो रहा है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो काम पहले मनुष्य करते थे अब मशीनें कर रही हैं, तो इसमें भी 13% तक कर्मचारियों को घटा दिया गया है। इसके अलावा कॉस्ट कटिंग भी हो रही है। कंपनियां जिसमें टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा छंटनी करनी शुरू कर दी है। तो इसमें क्या है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इन्होंने एक रिपोर्ट जब पेश की तो 42 लाख नौकरियों पर संकट जताया है कि आईटी सेक्टर में 42 लाख नौकरियां वो इफेक्ट होंगी इन कॉस्ट कटिंग की वजह से। इसके साथ ही जो कौशल में असंतुलन देखा जा रहा है, जो भी नौकरियां उम्मीदवारों के कौशलों से मेल नहीं खा रही, यानी कि नौकरी कुछ और डिमांड करती है और उम्मीदवार के पास स्किल्स कुछ और है। जैसे कि एआई में विशेषता की कमी बताई जा रही है, यानी कि उनको एआई वगैरह नहीं चलाना आता, उनको अच्छे से उनको कंप्यूटिंग करनी नहीं आती। तो इसी तरह कहीं ना कहीं इन सभी कमियों की वजह से ये जो सेक्टर प्रभावित हो रहा है। अब देखिए एआई के रोजगार प्रभाव पर क्या विस्तार, यानी कि रोजगार प्रभाव पर क्या है, यानी कि इसको हम विस्तार से देखते हैं। अगर नकारात्मक प्रभाव देखें तो सबसे बड़ी कमी है कि नौकरियों में कमी आ रही है और विस्थापन हो रहा है। एआई के कारण काफ़ी नौकरियां खतरे में। रिपोर्ट्स अलग अलग मतलब कि पेश की गई, जिसमें विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 आई है, उसमें 40% जो नियुक्त है एआई के द्वारा स्वचालित कार्यों में कर्मचारियों की संख्या घटाने की योजना बना रहे हैं। यानी कि 40% जो कर्मचारी हैं एआई के जो भी आईटी सेक्टर है उसमें इनकी संख्या कम कर दी जाएगी। पूरे विश्व में अगर हम देखें तो PwC की जो रिपोर्ट है उसमें बैरोमीटर रिपोर्ट में क्या कहा कि एआई सबसे अधिक ऑटोमोटिबल जॉब्स में कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ा रहा है, लेकिन इससे नौकरियां भी कम हो रही हैं। उत्पादन तो बढ़ा रहा है एआई, लेकिन नौकरियां इसके साथ कम हो रही। भारत का जो आईटी सेक्टर है एआई के कारण बड़े पैमाने पर छंटनी कर रहा है और भारत में भी नौकरियों की कमी नजर। तभी तो हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन भारत में जो बेरोजगारी की समस्या है वो बढ़ती जा रही है। इसके साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अलग अलग जो भी रिपोर्ट है, अलग अलग जो होते हैं, यानी कि जो भी फॉर्म वगैरह बनाए जाते हैं उनके द्वारा अलग अलग रिपोर्ट दी गई है। जैसे कि इकोनॉमिक टाइम्स ने क्या कहा है कि 2025 में एआई ने 10,000 से अधिक नौकरियां एआई की वजह से गई हैं, खास करके जो कर्नाटक का एरिया। इसके अलावा रिसर्च गेट की स्टडी के अनुसार एआई 2025 तक 85 मिलियन मौजूदा जॉब्स को भी बदल सकता है। ये कोई मामूली सी रकम नहीं है, मतलब मामूली सी गिनती नहीं है, ये बहुत बड़ी गिनती है कि 85 लाख नौकरियों को बदल देना। इसमें अगर हम देखें थोड़े बहुत कहीं ना कहीं पॉजिटिव इफेक्ट भी हुए, जैसे कि नई नौकरियां भी मिली और उत्पादकता में वृद्धि, ये सबसे बड़ा कारण है। और इसी की वजह से हर कोई कह रहा है कि अब एआई का यूज़ करो, अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है इसी वजह से। लेकिन यह भी हमें देखना होगा कि भारत की जो इतनी ज़्यादा आबादी है, अगर वो सभी इसी तरह बेरोजगार होती गई किसी न किसी सेक्टर में, तो भारत कैसे वृद्धि कर पाएगा। एआई ने केवल नौकरियां नहीं छीनी, बल्कि एक नई नौकरियां कुछ पैदा भी कर दी हैं, जो कि एआई को चलाना जानते हैं, जो उसको लेकर कौशल बाधाएं उनको कम किया जा सकता है, जिससे जो लोग हैं विभिन्न क्षेत्रों में कुशल भी बन सकते हैं। अगर लोग एआई को यानी कि रेगुलेट एआई को चलाना सीख लेते हैं तो उससे उनको नई नौकरियां भी मिलने की उम्मीद है। जैसे कि
और खास करके ऑटोमोबाइल जॉब्स में, जहां पर राजस्व प्रति कर्मचारी में 3 गुना वृद्धि भी देखी गई है। इसके अलावा भारत की जो लिंक्डइन रिपोर्ट है उसमें आईटी, रिटेल और बीएफएसआई क्षेत्र में 9% ग्रोथ की भविष्यवाणी की गई कि 9% तक ग्रोथ हो सकती है, हालांकि हुई नहीं है अभी। इसके अलावा जो भारतीय नियोक्ता एआई को रोजगार पर बड़ा खतरा नहीं मानते। जो भारत के जो भी नियोक्ता हैं उनके द्वारा कहा है कि एआई का कोई खतरा नहीं है, बल्कि उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। तो कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं। अब इसमें क्या हो सकता है कि नीतिगत उपाय और सुझाव भी दिए जा सकते हैं, जो कि GS2 और निबंध के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। अब देखिए, रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग करना चाहिए, यानी कि स्किल इंडिया मिशन, डिजिटल इंडिया के तहत AI, ML या फिर साइबर सिक्योरिटी और डेटा साइंस में इनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाए लोगों को। जैसे कि नेस्कॉम का जो फ्यूचर स्किल्स प्रोग्राम है, नेस्कॉम एक कंपनी है उसके द्वारा, और 2025 तक इन्होंने कहा है कि 10 लाख कर्मचारियों को हम स्किल्स देंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे। इन्होंने एक टारगेट रखा है। इसके साथ ही शिक्षा में सुधार, तकनीकी संस्थानें जैसे IITs, NITs और जो AI केंद्रित पाठ्यक्रम वो अनिवार्य करना होगा कि स्कूलों में, कॉलेजों में ही ऐसा एक तरह से सिलेबस दिया जाए, बच्चों को ऐसा पाठ्यक्रम दिया जाए जिससे वो AI को चलाना सीख लें और फिर वो बिना किसी मतलब कि बाधा के AI के सेक्टर में भी जॉब्स कर सकते हैं। यहाँ पर कोर्सेरा, यूडेमी जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के साथ भी ये काम कर सकते हैं। नीतिगत ढांचा भी बनाया जा सकता है AI के लिए राष्ट्रीय नीति बनाना, जैसे कि यूरोपियन यूनियन ने एक AI एक्ट बनाया है। ये भी हम किसी दिन बताएंगे आपको कि AI एक्ट उनके द्वारा बनाया गया कि इस एक्ट के तहत कुछ नियमों का प्रावधान किया गया। इन नियमों को ध्यान में रखकर सभी को AI का यूज़ करना है। इसके अलावा जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम है उन वैसे उपायों पर, जैसे कि अभी कुछ लोगों के द्वारा काफ़ी चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर, निजी क्षेत्र की भूमिका इसमें क्या रहेगी। ठीक है, इसमें निजी क्षेत्र क्या है कि कंपनियां जो उसको रीस्किलिंग में निवेश करना होगा कि लोगों को रीस्किल किया जाए, यानी कि जो उन्होंने पुरानी जो भी पारंपरिक तकनीक है उससे हटकर वो मॉडर्न टेक्निक के साथ कार्य करे। जैसे कि इन्फोसिस का जो स्प्रिंग बोर्ड प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इसके साथ ही G20, OECD जैसे मंचों पर AI के जो रोजगार प्रभाव है उन पर भी चर्चा होती रहनी चाहिए। साथ ही जो सबसे पहले जो सर्वोत्तम प्रथाएं हैं उनको भी अपनाना होगा। इसमें क्वेश्चन कैसा बन सकता है, कौन सा कारक भारत में बेरोजगारी में योगदान देता है? तो इसमें सभी कारक रहेंगे। बेरोजगारी में योगदान, तकनीकी प्रगति, जनसंख्या वृद्धि या शिक्षा और कौशल बेमेल। तो इसमें उपरोक्त सभी आएंगे। आगे क्वेश्चन है, भारत में जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है उसके विकास में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक योगदान देता है? तो इसमें रहेंगी जो IT सेवाएं हैं वो सबसे ज़्यादा डिजिटल के क्षेत्र में कार्य करती हैं। मेंस के क्वेश्चन आप देख सकते हैं, तकनीकी प्रगति, रोजगार सृजन के बीच संतुलन बनाना भारत के लिए एक चुनौती है। इसकी चर्चा करें, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन डेटा को आप ऐड कर सकते हैं आंसर में। इसके साथ ही भारत में बेरोजगारी के कारणों का विश्लेषण, बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा है देखने में। इसे कम करने के लिए सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं तो उनकी आप यहाँ पर मतलब उनको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं। अगर कोई लाइव देख रहा मतलब कि अगर कोई रिकॉर्डिंग देख रहा है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन क्वेश्चन का। अब हमारा जो लास्ट का ये जो है ये एक एडिटोरियल है, ये न्यूज़ नहीं हम इसको कहेंगे, एडिटोरियल है। अब देखिए, विल चाइना कैप्चर द इलेक्ट्रोलाइजर मार्केट, यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइजर मार्केट है जो ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करती है, तो उसमें जो चाइना है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि वो पूरी तरह से कैप्चर कर चुका है। अगर हम इसका पहले जिस्ट देखें थोड़ा सा, आगे हम अच्छे से चर्चा करेंगे, तो 2024 तक कहा गया कि चाइना सबसे पहले वर्ल्ड का सबसे पहला एक ऐसा देश बना है जिन्होंने हाइड्रोजन प्रोड्यूसर में, यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है। तो एनुअली प्रोडक्शन उनका 36.5 मिलियन टन है। तो इतना प्रोडक्शन कर रहा है हर एक साल में। इसके साथ ही चाइनीज सोलर एंड विंड इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स लाइक एलोंगी एंड इन्विजन आर एंटरिंग द ग्रीन हाइड्रोजन स्पेस। इसके साथ ही डिस्पाइट देयर एग्रेसिव expansion, Chinese firms will face considerable hurdles in replicating their past success। यानी कि जो पहले अगर हम बात करें चाइना की, तो पहले चाइना इतना ज़्यादा मतलब कि नहीं था, लेकिन आज के सेक्टर में अगर हम देखें 2024 का डेटा तो आप देख सकते हैं
इतने ज़्यादा वो प्रोड्यूस कर रहा है, 36.5 मिलियन टन। टोटल कितनी है, 1,20,000 टन की जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो प्रोड्यूस कर रहा है चाइना। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं कि आगे मतलब इसको हम जो भी इसमें टर्म्स आएंगे उसको। सबसे पहले जो इलेक्ट्रोलाइजर आखिर है क्या, ये हरी हाइड्रोजन उत्पादन के लिए एक उपकरण है, यानी कि एक तरह से ये एक हम इसको मान सकते हैं उपकरण है। उपकरण आप समझते ही होंगे, जैसे एक टूल है। इससे क्या होता है कि पानी को बिजली से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करते हैं, यानी कि पानी जो है उससे बिजली और फिर हाइड्रोजन बिजली, पानी से बिजली बनती है और फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग बनाया जाता है। पूरे विश्व के सत्र में जो हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती नजर आ रही है और बाजार 2023 में $517 मिलियन से 2030 तक $63.72 बिलियन तक पहुंचने का एक अंदाजा लगाया जा रहा है, जिसमें जो है चाइना सबसे आगे नजर आ रहा है। चीन जो है पूरे विश्व में इलेक्ट्रोलाइजर के निर्माण की जो क्षमता का लगभग 60% को कंट्रोल करता है। इसके साथ ही एल्केलाइन इलेक्ट्रोलाइजर जो होते हैं ये जो क्षमता इस पर आधारित है, जिसमें चीन के पास 40 वर्षों का अनुभव, यानी कि 40 वर्षों से लेकर चीन जो है इस पर काम कर रहा है। सौर और पवन ऊर्जा निर्माताओं के प्रवेश से जो उत्पादन तेज हुआ है, स्वचालित हो गया, जिससे लागत में भी कमी हुई है। इसकी तैनाती कहाँ पर की जाती है, चीन ने 2023 में 1 गीगावाट क्षमता स्थापित की थी, जो कि पूरे विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा है, यानी कि चीन सबसे पहले है। 2024 के लास्ट में जो है ये 2.5 गीगावाट तक पहुंच गई थी, और उसके बाद जो भी संचालित क्षमता उसका लगभग 50% किया जाएगा। इसने करीब, अगर हम देखें तो ये ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही। अब देखिए ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, एक प्रकार का स्वच्छ टिकाऊ ईंधन है। ठीक है, जो कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, जिसमें सौर, पवन, जल विद्युत, इन सभी से जो भी बिजली प्राप्त होती है, इसका उपयोग करके पानी के अणु से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करता है। तो इसी तरह ये पूरा एक प्रोसेस है, उससे ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो उत्पन्न होती है। ये जो प्रक्रिया कार्बन उत्सर्जन मुक्त होती है, यहाँ पर मतलब कार्बन एमिशंस 0 होते हैं, जिसके कारण हरी हाइड्रोजन इसको कहा जाता है। और इसकी उत्पादन प्रक्रिया का मुख्य आधार क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से ये काम किया जाता है। अब देखिए हरी हाइड्रोजन उत्पादन के जो चरण, कैसे हाइड्रोजन उत्पन्न होती है। सबसे पहले तो पानी को क्लीन किया जाता है, शुद्धिकरण होता है, उसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत यूज़ किए जाते हैं, फिर इलेक्ट्रोलाइसिस जो एक तरह सा उपकरण है, एक तरह से उनका यूज़ किया जाता है, हाइड्रोजन को इकट्ठा करके फिर उसका शुद्धिकरण होता है, उसके बाद वितरण और फिर ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा एक प्रोसेस है। ये देखिए यहाँ पर क्लीन एनर्जी जनरेशन होती है, उसके बाद पहला स्टेप है, दूसरा जो है वाटर ऐड किया जाता है, तीसरा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन होती है, चौथे में स्टोरेज होता है और पांचवा इसका यूज़ किया जाता है। तो इसका मतलब जहाँ पर भी जो भी डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज़ होते हैं ग्रीन हाइड्रोजन के, वो किए जाते हैं, क्योंकि एक तरह से ये स्वच्छ ईंधन है। तो अब देखिए इसमें जो रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ से बनती है, इस एक पोस्टर से आप समझ सकते हैं। विंड, सोलर और जियोथर्मल ये एक तरह से रीन्यूएबल एनर्जी देते हैं। इसके साथ ही जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, ईवीज हैं, इसी वजह से आज हम देख रहे हैं पूरे विश्व में जो है ईवी का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हीट पंप्स हैं, डोमेस्टिक हीटिंग के लिए कन्वेंशनल यूज़ होता है। इसी तरह ये पूरा एक इलेक्ट्रिक ग्रिड है, यानी कि ये सब कुछ इलेक्ट्रिकली सब कुछ चलता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी वो भी रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि जिसको फिर से दोबारा से इसको रिन्यू किया जा सकता है, ऐसी एनर्जी से ये सब कुछ चलता है। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, एक तरह से पूरा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि पानी को विद्युत धारा का उपयोग करके हाइड्रोजन ऑक्सीजन में बांटा जाता है, यानी कि पानी को जो एक तरह से करंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी वाला जो करंट होता है उसको, उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर लिया जाता है। ये प्रक्रिया एक इलेक्ट्रोलाइजर नाम के जो उपकरण है, यानी कि एक तरह से टूल है, जो मशीन वगैरह टाइप कुछ एक ऐसा उपकरण है, उसमें ये सब कुछ होता है। इलेक्ट्रोलाइजर में 2 इलेक्ट्रोड होती है, जैसे कि साइंस वाले बच्चों को तो पता ही होगा, एनोड और कैथोड होती है, जो कि इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से जुड़ी होती है। नवीकरणीय ऊर्जा से जो बिजली प्राप्त होती है, इलेक्ट्रोड्स के बीच वो बहती है वो बिजली, और जिससे क्या होता है कि पानी के अणु टूट जाते हैं, जिससे पानी अलग हो जाता है, नहीं हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाती है। यहाँ पर आप ये समीकरण देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये समझना है पूरा एक प्रोसेस क्या होता है कि इसमें पानी और हाइड्रोजन को अलग किया जाता है।
अब देखिए इसमें अगर हम देखिए क्षारीय इलेक्ट्रोलाइजर के जो टाइप्स होती है, ये टाइप्स हैं, इसके टाइप्स कौन कौन सी है। सबसे पहले क्षारीय एल्केलाइन, ये कैसे काम करता है, पानी में जो एल्केलाइंस होते हैं इलेक्ट्रोलाइट, उनका यूज़ करके, और उनके बीच एक डायाफ्राम होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को फिर अलग करता है। ये सबसे पुरानी परिपक्व तकनीक है, ये 40 वर्षों से यूज़ हो रही है, जो कि अभी चीन के द्वारा भी की जा रही है। सस्ता, लंबे समय तक चलने वाला है। इसकी चुनौतियाँ कि इसकी दक्षता कम रहती है। इसके साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा के उतार चढ़ाव के साथ लचीलापन कम होता है, धीमी स्टार्टअप गति रहती है। चीन जैसे देशों में बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए इसका यूज़ होता है। इसके साथ दूसरा इसका टाइप है प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर। ये एक तरह से पॉलीमर झिल्ली यानी कि मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, जिससे प्रोटॉन को कैथोड तक ले जाती और शुद्ध पानी का यूज़ होता है। इसमें ये जो इसकी दक्षता ज़्यादा रहती है, कॉम्पैक्ट डिज़ाइन, छोटे पैमाने के लिए इनको यूज़ किया जाता है, छोटी छोटी जगह के लिए। चुनौतियाँ, महंगी सामग्री होती है, इसका जीवन काल कम होता है, यानी कि सिर्फ कुछ समय चलता है, सिर्फ 40,000 घंटे ये चल सकता है। इसको यूरोप, अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है, वहाँ पर उच्च दक्षता और लचीलापन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सॉलिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइजर है, SOE। ये ऊंचे तापमान पर सिरेमिक सामग्री का उपयोग करता है। ये एक तरह से रासायनिक सामग्री है जो कि पानी के वाष्प को हाइड्रोजन ऑक्सीजन में बांट देता है। इसी तरह इसकी दक्षता ज़्यादा है। उद्योग ताप स्रोतों के लिए इसका एकीकरण संभव, यानी कि उद्योगों के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। इसकी चुनौतियां जो है, अभी इसका व्यापक यूज़ नहीं हुआ है, उच्च तापमान के कारण काफ़ी इसका डिज़ाइन भी जटिल है, रखरखाव भी डिफ़िकल्ट है। भविष्य में जितने भी उद्योग हैं उनके लिए इसको यूज़ करने की संभावना है। इसके बाद आता है एनियन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर। ये जो है क्षारीय, यानी कि हमने पीछे जो देखा था एल्कलाइन था, और PEM तकनीकों का एक तरह से मिश्रण है दोनों का, जो कि सस्ती सामग्री के साथ उच्च दक्षता प्रदान करता है। सस्ता, टिकाऊ है। अभी ये शुरुआती चरण में, इसका अभी तक यूज़ नहीं हुआ इतना ज़्यादा। ये उभरती तकनीक है और भविष्य में देखा जा रहा है जो अभी तकनीकें बनाई जा रही हैं, बाद में इनका यूज़ होगा। अब देखिए हरी हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले तो कार्बन उत्सर्जन कम होता है, शून्य उत्सर्जन करती है, यानी कि इसका जो उत्पादन, उपयोग जो है कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन गैसों को प्रभावित नहीं करती हैं। इसके साथ ही जो ऊर्जा भंडारण, लचीलापन है, नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है। ये मौसम और समय पर निर्भर होते हैं। इसको जो एक्स्ट्रा बिजली होती है उसको स्टोर करने का एक अच्छा तरीका है। इसे बाद में फिर सेल या फिर टरबाइन के माध्यम से बिजली में भी बदल सकते हैं ऐसी हाइड्रोजन को। इसको लंबे समय तक और बड़े पैमाने तक इकट्ठा किया जा सकता है। इसके अनुप्रयोग ज़्यादा होते हैं, कई क्षेत्रों में इसको यूज़ किया जा सकता है, ऊर्जा, औद्योगिक क्षेत्रों में। इसके साथ ही परिवहन में भी इसको यूज़ होता है, जो भी ईंधन वाहन होते हैं। हाइड्रोजन से चलने वाली कारें भी आजकल आ गई हैं, ट्रक, बसें और जो ट्रेनें हैं वो कार्बन एमिशन 0 उत्सर्जन करती हैं। और इसके साथ जापान, यूरोप में इसकी जो हाइड्रोजन ट्रेनें हमें देखने को मिलती हैं। इसके साथ ही हाइड्रोजन आधारित जो सिंथेटिक ईंधन, विमान, जहाज़ों के लिए ये जीवाश्म ईंधन का विकल्प भी हो सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा के साथ एकीकरण, यानी कि हरी हाइड्रोजन का जो उत्पादन है सौर, पवन, जल विद्युत जैसे नवीकरणीय स्रोतों पर निर्भर करता है। इससे स्रोतों की मांग बढ़ती, उपयोग बढ़ जाता है, ग्रिड स्थिरता रहती है। नवीकरणीय ऊर्जा की जो अनियमितता है उसको संतुलित करने में मदद करता है, जिससे बिजली ग्रिड जो है वो और ज़्यादा स्थिर हो जाता है। इसके साथ ही पूरे विश्व की जो ऊर्जा स्वतंत्रता होती है, हरी हाइड्रोजन देशों को जीवाश्म ईंधन आयात पर निर्भरता कम करने में मदद करती है। जो देश तेल और गैस के लिए आयातक है उनके लिए फिर जीवाश्म ईंधन को आयात करना इतना ज़रूरी नहीं हो जाता है। इसके साथ ही भारत, ऑस्ट्रेलिया या मध्य पूर्व जो है, यहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा और पानी की उपलब्धता ज़्यादा है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का उत्पादन ये देश कर सकते हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया और मध्य पूर्व। हालांकि चीन अब कर रहा है बहुत बड़े लेवल पर। आर्थिक और रोजगार अवसर भी मिलते हैं, इससे नया उद्योग लगता है, रोजगार मिलता है, फिर पूरे विश्व में एक बाजार बन जाता है हाइड्रोजन का। इसके अलावा जलवायु लक्ष्यों की पूर्ति के लिए यानी कि हरी हाइड्रोजन को 2050 तक कहा जा रहा है कि नेट 0 उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने में भूमिका निभाएंगे, खास करके जहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन संभव नहीं होती है वहां पर। जैसे यूरोपीय संघ का लक्ष्य 2030 तक 10 मिलियन टन हरी हाइड्रोजन उत्पादन करना, 10 मिलियन टन आयात करना, ताकि CO2 में 40% तक कमी हो सके और जो क्लाइमेट है उसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है उन सभी को सॉल्व किया जा सके। चीन के संदर्भ में जैसा कि हम देखा है
कि जो चीन इलेक्ट्रोलाइजर उत्पादन में सबसे ज़्यादा है और 2030 में तक 80 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य रखा गया। ये जो वैश्विक हरी हाइड्रोजन आपूर्ति श्रृंखला को सस्ता और सुलभ बनाता है। हरी हाइड्रोजन की लागत में कमी होती है, इसे ग्रे हाइड्रोजन के साथ प्रतिस्पर्धी भी बनाता है, जिससे क्या होगा, वैश्विक गोद लेना बढ़ेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन भी अलग अलग प्रकार की होती है, ग्रे, ब्लू और ग्रीन। ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस चलता है इसका, ब्लू हाइड्रोजन SMR या फिर गैसिफिकेशन के माध्यम से, इसके साथ जो ग्रे हाइड्रोजन है वो भी SMR गैसिफिकेशन से। इसका सोर्स क्या, मीथेन, कोल और जो मीथेन है इसका कोल और मीथेन, और ये है रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इसका स्रोत क्या ग्रीन हाइड्रोजन का, ये रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी से मिलती है। अब इसमें क्वेश्चन कैसा हो सकता है कि विद रेफरेंस टू ग्रीन हाइड्रोजन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली एज अ फ्यूल फॉर इंटरनल कंबस्शन इन अ हाइड्रोजन इंजन, it can be used as a fuel for hydrogen fuel cells, it can be used in the production of ammonia, how many of these correct? तो ये सभी करेक्ट है, पहला, दूसरा और तीसरा। with reference to the green hydrogen, it is produced with the help of electrolysis through electricity generated from renewable sources, correct? It can act as energy source storage option to meet intermittencies of renewable energy, ये भी सही है। It can be used in long distance mobility like railways, large ships, buses, trucks, इसमें कितने करेक्ट है, तो सभी करेक्ट हैं इसमें भी। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज अ ग्रीन हाइड्रोजन, ये मेंस का क्वेश्चन है। डिस्कस द रोल ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इन द एश्योरिंग एनर्जी सिक्योरिटी एज वेल एज गिविंग इम्पिटस टू अवर बैटल अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। तो इसका मॉडल उत्तर कैसे हो सकता है, सबसे पहले ग्रीन हाइड्रोजन जो नवीकरणीय ऊर्जा से इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा उत्पादित H2 जो कि CO2 की मुक्त है। इसके अलावा मेंस में मतलब मेन जो बॉडी होती है उसमें लिख सकते हैं ऊर्जा की सुरक्षा होती है या फिर जलवायु परिवर्तन पर ये योगदान रहता है। चुनौतियाँ निष्कर्ष में बता सकते हैं कौन कौन सी और उसके कैसे समाधान दे सकते हैं। अब आपके लिए ये है क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कि आपके आज का क्वेश्चन है, आपका इसका आंसर आपने या तो कमेंट सेक्शन में देना है या फिर आप कल के सेशन में देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन क्या है कि द लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी टू कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज बिटवीन, यानी कि सबसे बड़ा बॉर्डर किन दो देशों के बीच में है, कनाडा USA या फिर चिली अर्जेंटीना, चाइना या फिर इंडिया, और कजाकिस्तान एंड रशियन फेडरेशन। तो आपने बताना है इसका सही आंसर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का द हिंदू का सेशन। मिलते हैं हम अपने कल के सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।